अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान जाती उमरा में नवाज शरीफ से मिले। आज खैरियत उनकी दरियाफ्त की और दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नवाज शरीफ से मुलाकात अच्छी रही, मईशत हिचकोले खा रही है, जल्द आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करूंगा। आज ये अहम मुलाकात हुई और मनाने की कोशिश की। मिलियन मार्च के लिए नवाज शरीफ साहब को मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी से भी वो राब्ता करेंगे और सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे ताकि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जा सके। मौलाना फजलुर रहमान की आज जाती उमरा में नवाज शरीफ से ये अहम मुलाकात थी। मौलाना फजलुर रहमान सियासी मंजरनामे पर फिर सरगर्म। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात की। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात में मुल्की हालात और महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को निजात दिलाने के लिए बात हुई। मईशत हिचकोले खा रही है, बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नैब इंतकामी कार्रवाइयों का इदारा बन चुका, नैब से मुतालिक सख्त फैसले होने चाहिए। नवाज शरीफ को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल होने की दावत दी है। ये इलेक्शन धांधली के इलेक्शन हैं, जो हुकूमत है उसकी अक्सरियत जाली है, जो हमारा वज़ीर आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर आज़म है, जो मैं समझता हूँ कि ये नस्ब करदा है, इंस्टॉल्ड है। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया, अपोजिशन इंतखाबात में धांधली पर एक पेज पर थे, 1-2 रोज में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करूंगा। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जाती उमरा के बाहर। ये भी कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात बहुत मस्बत रही, मुस्लिम लीग नवाज और JUI की सोच में कोई फर्क नहीं है। यह भी कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में कोई रुकावट नहीं, असल हुकूमत वजीर आजम की नहीं किसी और की है। नैब इंतकामी इदारा बन चुका, उससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। जो पाकिस्तान के नज़रिए को नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात से वाकिफियत नहीं रखते, मईशत के हवाले से उसके अबजद से भी वाकिफ ना हो और मुल्क उनके हवाले कर दिया जाए, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क कहाँ किस तरफ जाएगा। तो ये एक कदर मुश्तरक तमाम सियासी जमातों के अंदर पाई जा रही है और इंशाअल्लाह मैं आज या कल तक आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करूँगा, उनसे भी इंशाअल्लाह इन उमूर पर बातचीत होगी। तो बाहमी राब्तों का एक सिलसिला कि जिसमें कम अज़ कम जो मुत्तफ़क़ा नुकात हैं उस पर एक हम-आहंगी तमाम सियासी जमातों के अंदर होनी चाहिए। जब तक एक मुकम्मल हम-आहंगी सियासी जमातों के दरमियान और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान नहीं होती तो कुछ कमी और खला ज़रूर किसी न किसी सतह पर मौजूद रहेगी। नैब एक इंतकामी इदारा है और जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है बुरे तरीके से। नैब से एहतसाब की तवक्को और उस हवाले से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आज उन्होंने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से जाती उमरा में। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, जब हालात ऐसे होते हैं कि ऑपोजिशन के इकट्ठे होने के कुछ चांसेस बनते हैं तो मौलाना मुलाकातें शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा भी क्या बताते हैं आपके ज़राए? कोशिश वो यही कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक पेज पर आए और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाए। खालिद साहब, आपसे इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब ने हमें ज़रा ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब आपके वक्त का। मौलाना साहब तो सर ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। अनकरीब इंदिया इस बात का दे रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ बड़ी तहरीक शुरू हो सकती है। मिलियन मार्च का नाम दे रहे हैं वो अपनी तहरीक को भी। देखिए, मौलाना साहब तो जो कुछ कह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अदालतें देखें कि मियाँ साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उन पे बहुत बुरे हालात थे, जिसकी बुनियाद पे उनको सजा जो है वो सजा याफ्ता थे और उनको वो बाहर आए हैं बेल पे। तो क्या वो इसीलिए आए हैं कि वो सियासी मुलाकातें करें और सियासत करें और अपोजिशन को यूनाइट करें और हुकूमत को धमकी दें? क्या एक सजा याफ्ता शख्स ये कर सकता है? पहले तो ये
आइन और कानून में ये गुंजाइश चेक करनी पड़ेगी। बाकी सारे पाकिस्तान को पता है कि ये करप्शन बचाओ इत्तेहाद है, और मौलाना साहब जिनका बड़े अरसे से वो बेरोजगार हुए हुए, वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके उनकी भी दुकान चल रही थी। ये दुकान जो अब सारी दुकानें बंद होगी, ये इकट्ठे होके भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इनका कोई इखलाकी जवाब इनके पास नहीं है। जो मुल्क के साथ पिछले 10 सालों में हुआ, जो करप्शन हुई, जो कर्जे चढ़ाए, जो लूट मार हुई, जिसका खमियाजा आज कौम महंगाई की सूरत में भुगत रही है और टैक्सों की सूरत में भुगत रही है, वो कौम को भूला नहीं है। लिहाजा सदाकत अब्बासी साहब वो ये कहते हैं कि ठीक है, पहले 6-7 महीने तो आप ये बात डाल सकते हैं हुकूमतों पर कि आपकी वजह से ये महंगाई, आपकी वजह से ये हालात माशी तौर पर खराब, लेकिन अब 8-9 माह हो गए हैं। अब तक अगर ये मामला और ये तमाम इल्जाम अगर आप अभी भी ऑपोजिशन पर डाल रहे हैं, उस वक्त की हुकूमत पर डाल रहे हैं, तो जायज नहीं है। ये ऑपोजिशन भी कहती है। देखें, होता यह है कि जितने एरिया में आग लगी होती है उतना ही उस आग को बुझाना मुश्किल होता है, और जब आग लग जाती है तो फिर वो आग फालतू भी बढ़ती भी रहती है। लिहाजा ये जो 10 साल की आग है उसको बुझाने के लिए कोई 2-4-6 महीने काफी नहीं है। गो के जो इकोनॉमी की सूरत हाल थी कि इकोनॉमी एक ICU में थी, उसको निकाल के अब रिकवरी पे आ गई है, चीजें ठीक होना शुरू हो गई है। और यानी कोई भी रिपेयर होता है, डैमेज कंट्रोल होता है, वो इन अकॉर्डेंस विद द डैमेज होता है। इतना बड़ा डैमेज हुआ कि 60 साल में कौम लेती है 6,000 अरब कर्जा, और दो टेन्योर में कौम लेती है 24,000 कर्जा। उस 24,000 कर्जे का भी अगर कौम पे लगा होता तो आज ये हालात ना होते। तो लिहाजा जो कौम जिस तकलीफ से गुजर रही है उसमें कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत पे ना कोई करप्शन का इल्जाम है, ना कोई मिस अप्रोप्रिएशन का इल्जाम है, ना कोई फजूल खर्चों का इल्जाम है। जैसा सर तो आपकी हुकूमत के अपने वुज़रा असद उमर साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि आने वाला वक्त मजीद मुश्किल होगा, आवाम को कुछ मुश्किलें बर्दाश्त करना पड़ेंगी, मतलब इसका ये कि आगे महंगाई बढ़ेगी, आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी, तो ये एक और रीजन बन जाएगा इनके पास। करप्शन बचाओ तहरीक जो आप कह रहे हैं वो अपनी जगह पर रहा, लेकिन जाहिर है आवाम तो निकलेंगे सड़कों पर इस चीज के खिलाफ कि बिजली गैस महंगी, उसके अलावा अशिया खोरोनोश महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी, महंगाई बढ़ गई। देखिए, आप मरीज और डॉक्टर में एक कंपैरिजन होता है कि जितना क्रॉनिक मर्ज होता है, डॉक्टर कोई भी हो उसको ठीक करने के लिए जो इलाज मुआवजा होता है उसका टाइम लगता है। लिहाजा असद उमर साहब यही बता रहे हैं कि ये जो मरीज जिसको इस ICU में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब ने ICU में भेजा, इसको जख्म लगाए हुए कि वो भरने में टाइम लग रहा है। असद उमर साहब जो बात कर रहे हैं वो हकीकत है कि मईशत को मुश्किलात से निकालने के लिए वक्त दरकार है और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट दरकार है, बहुत कॉम्प्रोमाइज दरकार है, बहुत कड़वी दवाई खानी पड़ेगी डॉक्टर सदाकत अब्बासी साहब। अगर हालात 2 साल के बाद अगर हालात कुछ पॉजिटिव टर्न लेंगे, आवाम को कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा, तो तब तक आप समझते हैं कि आप ये बातें आवाम को समझा सकेंगे कि 2 साल तक आप ये कहते रहेंगे कि ये पिछली हुकूमत की तमाम पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से आपको ये सब मुश्किलात फेस करना पड़ रही है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आवाम तो अपनी जगह पे आपका अपना इलेक्टोरेट समझेगा इस बात को 2 साल तक। देखिए, मैं आपके जरिए लोगों से ये सवाल करता हूं कि आप ये बताएं, वो यानी कब महंगाई होती है? जब हुकूमत फजूल खर्चियां करे, कोई लूट मार हो। आप 7 महीने में किसी बड़े मिनिस्टर का, किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का मौजूदा दौर का कोई एक एलिगेशन भी बता दें जो लगा हो, जस्ट एलिगेशन, इल्जाम बता दें। उसके बाद कोई ऐसी फजूलियात कि कोई उनके कैंप ऑफिस प्राइम मिनिस्टर के बने हो, कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई गाड़ियां खरीदी हो, कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्वादिदी फंड इस्तेमाल किया हो, कोई इस तरह का काम फजूलियात, कोई मेट्रो शुरू कर दी हो, कोई ऑरेंज ट्रेन शुरू कर दी हो, या कोई ऐसा काम जिसपे बहुत खर्चा किया हो जिसकी वजह से आप तनकीद करें, तो वो जवाब है नहीं। वो तो पैसे ही नहीं है, डेवलपमेंट बजट तो कट कर दिया, वैसे ही मिनी बजट्स में डेवलपमेंट बजट कट कर दिया, डेवलपमेंट बजट पे तो पैसे लग ही नहीं रहे, तो कहां से प्रोजेक्ट शुरू होने, वो तो हो ही नहीं रहे। हाँ, यही बात है ना। अगर डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी कम हो रही है तो ये सारी फिगर फजिंग थी, हकायक किए हुए थे, इकोनॉमी को यानी कर्जे ले लेके इस नए तक पहुंचाया था कि करंट अकाउंट का खसारा, आपका बजट का खसारा, आपका
सेविंग और इन्वेस्टमेंट का खसारा, इतना बड़े 3 खसारे थे कि इकोनॉमी को उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो गए थे। आप ये जो ट्रेंड है इकोनॉमी का, ये नवाज शरीफ साहब के आखिरी साल में शुरू हुआ था। और ये सदाकत अब्बासी साहब, आखिरी बात सिर्फ आखिरी बात ये बता दीजिएगा कि क्या कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर असद उमर साहब के ऊपर आपकी अपनी पार्टी के वज़रा तनकीद नहीं करते, उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी पर तनकीद नहीं हुई क्या आज तक? ये खबरें हमने सुनी हैं और नाम भी मैं ले सकता हूँ किन किन वज़रा की बात होती है। दो तरह के माइंडसेट है, एक है पॉलिटिकल माइंडसेट और एक है इकोनॉमिक माइंडसेट। पॉलिटिकल माइंडसेट ये कहता है कि जो नवाज शरीफ जरदारी ने किया था, आप इस कौम से वही धोखा करें, लोगों को मराद दें, कर्जे लें और अगले आने वाली नस्लों को उसी तरह बेच जाएं जिस तरह नवाज और जरदारी बेच गए। एक है इकोनॉमिक सेंस पार्टी में, वो कहती है कि आप गैर सियासी, नॉन पॉलिटिकल, लेस पॉलिटिकल पॉपुलर डिसीजंस लें और इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक करें। अब हम समझते हैं कि पीडीआई की हुकूमत है जिसकी क्रेडिबिलिटी है और हम फंडामेंटल्स ठीक कर रहे हैं, आपके वो इस्लाहात कर रहे हैं जो इस्लाहात तकलीफ दे हैं। अदरवाइज कभी भी हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो इमरान खान साहब का स्टैंड तो यकीनी तौर पे वही है जो असद उमर साहब का स्टैंड है, लेकिन अपने ज़मीर को भी मुतमईन करना है कि ऐसा कोई काम ना वक्ती कर जाए जिससे आने वाली नस्लें हमें बुरा भला करें। चलें, आपका ये लॉन्ग टर्म इस मईशत का जो ऑपरेशन है वो करने के लिए थोड़े से टफ फैसले लेना पड़ेंगे और वही आप लोग अभी लेना चाह रहे हैं। आगे जो भी सूरत हाल होगी वो नजर आ जाएगी कि इकोनॉमी की सूरत जारी है। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की बात करेंगे तो वजीर इत्तलात के नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान पर ताक कर वार हैं। ट्वीट में ये कहा है कि अदालत को बताया गया था कि अगर नवाज शरीफ को जमानत ना मिली तो जान को खतरा है। एम्बुलेंस की बजाय मौलाना नवाज शरीफ को सियासी ऑक्सीजन देने पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ से फजलुर रहमान की मुलाकात, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तनकीद के नश्तर चला दिए। वजीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि अगर नवाज शरीफ को जमानत न मिली तो जान को खतरा है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, हमेशा की तरह झूठ बोला गया, अब एम्बुलेंस की बजाय फजलुर रहमान वहाँ पहुँचे हैं, मियाँ साहिब को सियासी ऑक्सीजन दे रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ अदालतों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया वो आपको रिपोर्ट हमने दिखाई। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस सब मामले पर। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये तनकीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो इलाज की गर्ज से जमानत उन्हें मिली और वो बाहर निकले, सियासी मुलाकातें कर रहे हैं और तमाम तर सियासी मामलात, हुकूमत मुखालिफ मामलात वो देखते हैं और जो फुटेजेस नजर आती हैं उसमें बीमार उस तरह से नजर नहीं आते जिस तरह की मरियम नवाज ट्वीट्स किया करती थी या फिर मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ फवाद चौधरी का ये बयान सुन के कि वहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। मैं तो इनको बददुआ नहीं दूंगा कि अल्लाह मियाँ इनके लिए भी एम्बुलेंस भेजे या इमरान खान के लिए एम्बुलेंस भेजे। ये बड़े बदतमीज लोग हैं, इनको इस किस्म की बात करनी नहीं चाहिए। आपको दुआ करनी चाहिए, चाहे आपका कोई दुश्मन भी हो, उसकी बीमारी के ऊपर आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसको सेहत दे। अगर जेल में होते तो वहां पे भी एक दिन जो होता है हफ्ते में मरीजों को उनको मुलाकातियों को मिलने की इजाजत होती है और वो 100 150 लोग जो है वो 5 10 मिनट 20 मिनट के लिए मिलते हैं। और अगर फजलुर रहमान साहब वहां चले गए तो मियाँ साहब के कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ कि वो आईसीयू में लेटे हुए हैं, वो बात नहीं कर सकते, वो अब चल के जाते हैं अस्पताल में, उनके चेकअप हो रहे हैं, उनकी हार्ट की पोजीशन है। तो बिल्कुल अगर मुलाकात हुई है और इस किस्म की घटिया बातें करना कि जी वो वहाँ मुलाकात पे आ जाते हैं, बात है। मैं तो मुलाकात पे आ जाते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे सामने आ गया। यकीनी तौर पे एम्बुलेंस वहां पर होनी नहीं। मुझे जिस चीज का दुख है, एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे ऊपर हिंदुस्तान हमले करने वाला है, एक तरफ दूसरी तरफ इनको इस किस्म की घटिया बातें करने से आज वक्त है कि ये सारी ऑपोजिशन को इकट्ठा करें और बोलें कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, आए हम मिलकर हिंदुस्तान का मुकाबला करें। कभी ये हुदैबिया को रोने लग जाते हैं कि चलो बात हो गई, ये बात पूरी हो गई। आई गॉट योर पॉइंट हियर, आप इस बात की तनकीद है इस बात पे, आप ये वाकई एक अच्छी चलें बात नहीं है, मान लेते हैं कि हर एक की सेहत की दुआ करनी चाहिए। राना साहब,
राणा साहब मुलाकात का भी तो कुछ बता दीजिए ना। अपनी तकसीम शुदा ज़हन की वजह से किया है, इनका दिमाग उस काम पे चलता नहीं राणा है। साहब शरारतों जो मुलाकात पे हुई, इनका दिमाग चलता है। जो मुलाकात हुई पाकिस्तान के अवाम जो आज दरबदर राणा है साहब, वो उनकी इस मनफी सोच की वजह से है। राणा साहब जो मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान ने उसके बाद जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात आगे हो सकती है उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो क्या समझे हम, क्या अनकरीब ये मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है नवाज शरीफ साहब की जरदारी साहब के साथ और एक ग्रैंड सियासी अलायंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट बन सकता है? बिल्कुल, देखिए मुलाकात तो बिलावल भुट्टो की जेल में भी हुई थी, क़यादत के लिए गए थे वो। और अगर आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे कि मियाँ साहब के घर में आके आधा घंटा उनसे मिल लें तो बिल्कुल, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलके गए हैं वो भी मिल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इनको थोड़ा सा वक्त और देना चाहती हैं कि इनके 9 महीने पूरे हो जाएं, इनका बजट आ जाए और फिर एक ऐसा माहौल होगा कि हम एक बेहतर फैसला कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये और ये भी खतरा है कि हमारे निकलने से पहले अवाम ही निकल आए। जिस हालात में अवाम को ये ले गए हैं, हम तो रोके हुए हैं अपने अवाम को, इनके MNA MPs हलकों से भाग गए हैं और जो हलकों में जाते हैं वो आज जाके अपनी पार्टी के अंदर बोलना शुरू हो गए हैं। पार्टी के अंदर दरारें पड़ रही हैं कि इनकी इस गलत पॉलिसी की वजह से इनकी पार्टी का खमियाजा खत्म हो रहा है। बहुत इनके बुरे हालात है, सियासी भी और वैसे भी। चले सर, आप तो चाहते हैं हमारे निकलने से पहले ऐसा ना हो कि अवाम ही निकल आए। आप तो चाहते हैं कि मजीद वक्त दिया जाए। जरदारी साहब खुद कह चुके कि इस पार्टी को मजीद वक्त दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से वक्त नहीं देना चाहते। देखिए, फिर हमने मौलाना साहब को भी रिस्ट्रेन किया और मैं समझता हूं कि आज भी इस दफा भी रिस्ट्रेन कर लेंगे। होगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लें। सही, ठीक। अभी भी आपका ख्याल है कि मौलाना साहब यही कहने आए थे कि आए अभी निकल पड़ते हैं, एक तहरीक चलाते हैं? जरदारी साहब को भी मैं मिलाता हूँ साथ, बारे में उनकी खैरियत पूछने आए थे। नहीं सर, बाहर निकल के उन्होंने तमाम सियासी बातें की हैं। सेहत की तो उन्होंने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना कहा कि उन्हें अल्लाह ताला सेहतयाब करे, उसके अलावा तो तमाम तर सियासी बातें की हैं मौलाना फजलुर रहमान ने, जिससे जाहिर हो रहा था कि अंदर बातें भी सारी सियासी हुई हैं। वो जरूर सियासत की भी, मुल्की हालात जो है, हमारा सारा काम मुल्की हालात के बारे में है, तो यकीनन मुल्की हालत जिस तकलीफ में अवाम है तो अवाम की बात जरूर हुई होगी। और पाकिस्तान को ये लोग सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए। जिस मुल्क की मईशत बर्बाद हो जाती है वो मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। साहब, वो जो आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे कि इस दफा अगर नवाज शरीफ साहब को माफ कर दिया तो हमें अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा, उसके अलावा धरती का, वो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो अजीबोगरीब अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उसके बावजूद आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब मुलाकात करने को तैयार होंगे आसिफ जरदारी से? ब्रीफली सर। देखिए, मुल्क के वसी तर मफाद में हमें करनी चाहिए मुलाकात। हमें पुरानी चीजें भूल जानी चाहिए। हमारे जाती इख्तलाफात कोई मान ही नहीं रखते। हम लोग अगर सियासी लोग हैं तो हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और एक बड़े मकसद के लिए पुरानी चीजें भूल के मिलना चाहिए। गॉट इट सर, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। राना मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी के हवाले से। तो शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ख़त का जवाब दे दिया है। अपोजिशन लीडर की जानिब से 6 नाम अरसाल किए गए हैं। बलूचिस्तान से शाह मोहम्मद जतोई हैं, मोहम्मद नूर हैं और रऊफ़ अता के नाम तजवीज़ किए गए हैं, जबकि सिंध की नशस्त पर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल मेमन, खालिद जावेद और नूरुल हक कुरैशी के नाम शामिल हैं। ये आपको अहम खबर है जिससे अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी, सिंध और बलूचिस्तान के अरकान की तकर्रुरी के हवाले से इमरान खान साहब ने इससे पहले मुलाकात नहीं की थी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से, ख़त लिखा था उन्हें और ये कहा था कि आपस में चूंकि कानून के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म मुशावरत करके तय करेंगे दोनों अरकान के नाम, बल्कि 4 अरकान के नाम, इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान के नाम। तो सिंध और बलूचिस्तान के अरकान के नाम के हवाले से शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ख़त का जवाब दिया है। अपोजिशन लीडर की जानिब से 6 नाम अरसाल किए गए हैं। बलूचिस्तान से शाह मोहम्मद जतोई, मोहम्मद नूर, रऊफ़ अता के नाम तजवीज़ हैं, जबकि सिंध की नशस्त पर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल, खालिद जावेद और नूरुल हक कुरैशी के नाम शामिल हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं पब्लिक न्यूज़ रूम में, वापस आते हैं कुछ और इशूज़ के साथ। पब्लिक न्यूज़ देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की। तो मेडिकल चेकअप के लिए शरीफ मेडिकल सिटी वो आज पहुंचे। MRI समेत मजीद टेस्ट उनके किए गए। उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान।
वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं, उनको पीस मेकर लगाने की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि एक ऑपरेशन भी उनका करना पड़े। ट्रीटमेंट नेवर स्टॉप्स एंड नेवर स्टार्ट्स। वो एक सिलसिला है, वो चलता रहता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो उसके साथ ज़रूरत पड़ेगी वैसे किया। अभी जो है टाइमलाइंस फाइनल नहीं की है, बट द रोड मैप इज़ देयर। वी नो व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट हैज़ टू बी डन। और अभी कुछ चीज़ें और भी हैं जो दे आर स्टिल नॉट, आप कहें कि 100% कन्फर्म्ड। सम अदर पैथोलॉजीज, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। वी हैव सम आइडियाज और उसको भी हम फर्दर अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रॉब्ली बाय द अर्ली नेक्स्ट वीक I would be able to comment on that as well. So, हम extent of disease को evaluate कर रहे हैं and we'll see कि what is the best possible modality और कहाँ और किस तरह ट्रीट किया। एक और आम खबर से आपको अपडेट करें। नैब लाहौर ने तहकीकात के लिए शरीफ खानदान के फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी का 14 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया है। नैब जराये के मुताबिक मुलजिम पर सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए मुंतकिल करने का इल्जाम है। तफसीलात के लिए शाकिर महमूद आवान की रिपोर्ट पहले देख लीजिए। नैब लाहौर का शरीफ फैमिली के खिलाफ मजीद घेरा तंग। नैब ने शरीफ फैमिली के फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी का रिमांड हासिल कर लिया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मुल्ज़म को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए 23 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़म मुश्ताक की गिरफ्तारी के वारंट चेयरमैन नैब ने 3 अप्रैल को जारी किए। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 4 अप्रैल को उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया, लेकिन मुल्ज़म मुश्ताक चीनी हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर छापे के बाद रूपोश हो गया था, जिसे 8 अप्रैल को बैरून मुल्क फरार होते हुए FIA ने तहवील में लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़म पर सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए मुंतकिल करने का इल्जाम है, जिसकी तफ्तीश के लिए रिमांड दरकार है। मुश्ताक चीनी के वकील ने अदालत को बताया कि मुश्ताक चीनी ने सलमान शहबाज को 50 करोड़ रुपए उधार के तौर पर दिए, जिस पर अदालत ने नैब को हदायत की कि इस पर भी तहकीकात की जाए। शाकिर महमूद अवान, पब्लिक न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले बात तो सर ये, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, ये कहा गया है कि सलमान शहबाज के अकाउंट में इसने 60 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की। अब शुगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या ये वाकई शो करता है कि ये कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन है जिस पर इंडाइट किया जा सकता है, जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है सलमान शहबाज पर, या फिर ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन ये सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि आपके इल्म में है कि हमजा और सलमान पे मनी लॉन्ड्रिंग का काफी सारा नैब ने मवाद इकट्ठा किया हुआ है। तो ये उसका एक चैप्टर हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शंस करते थे, फिर ये उनकी मिल में भी काम करते रहे, तो इनके पास काफी इंफॉर्मेशन होगी। तो अभी जो रिमांड लिया है, तो दौरान रिमांड पता चलेगा कि और क्या क्या इंकशाफात होते हैं। तो बेसिकली आप ये समझते हैं कि जो रिमांड लिया है उसकी वजह ये है कि ये 60 करोड़ की ट्रांजैक्शंस तो अपनी जगह, इसकी हकीकत क्या है वो तो पता चल जाएगी, लेकिन ओवरऑल ये एक्सट्रैक्ट करवाने की कोशिश की जाएगी कि इनकी मिल्स में काम किस तरह से चलता रहा है। जो शुगर माफिया का इल्जाम लगाया जाता रहा शरीफ फैमिली पर, उस हवाले से तहकीकात की जाएंगी ज्यादा। देखिए, दोनों अपनी जगह होंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिल्स में अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, बैरून मुल्क पैसा जाता रहा है, फिर वापस आता रहा, और ये काफी कनेक्शंस मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ग्रुप भी मिला है कि जो जरदारी साहब का जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, उसमें भी इन्वॉल्व थे और ये भी साथ थे। तो ये लग रहा है ऐसे ही है कि ये काफी सारी चीजें इकट्ठी होंगी, लेकिन असल चीज तो है कि नैब जो मेन एक्यूज हैं उनकी तरफ बढ़े। उनकी तरफ नैब जब जाती है तो उसका केस बड़ा वीक होता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ की जो जमानत हुई थी, वो केस लगा हुआ था और नैब ने कोई इंटरेस्ट नहीं जाहिर की, और सुप्रीम कोर्ट को ये रिमार्क्स देना पड़ा कि जी अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो हमें भी नहीं है, और वो तारीख हो गई। तो इस तरीके से सुप्रीम जो नैब है, वो जब अदालतों में केस होते हैं या जब एविडेंस की बात होती है, तो वहां पे बड़ी वो सुस्ती और कमजोरी दिखाती है। ओवरऑल सर एक बहस ये भी चल रही है कि यहाँ पर खास तौर पे जब ये शुगर मिल्स केस की बात होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग फॉल्स अंडर परव्यू ऑफ FIA।
के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग नैब में भी, उसके प्रीव्यू में भी आती है। और नंबर 2, जब पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास इतना पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो उससे ये पूछा जाएगा कि बताइए ये जो इतना पैसा आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, ऐसे लोगों की तरफ से आ रहा है कि जिनका कभी लंदन का उन्होंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया, लंदन गए भी नहीं, लेकिन वहां से टीटीज आ रही हैं, तो पब्लिक ऑफिस होल्डर को चेक किया जाता है नैब ऑर्डिनेंस के तहत। और जब सलमान शहबाज साहब की, सोली सलमान शहबाज की बात हो, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने बिजनेस अपने बच्चों को दे दिया, शुगर मिल, खास तौर पे जो शुगर मिल्स हैं और जो बिजनेस मामलात हैं, वो अगर सिर्फ सलमान शहबाज साहब देख रहे हैं तो वो प्रिसाइसली वो ही हिमसेल्फ इज नॉट अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। अगर वो देख रहे हैं, लेकिन है कि वो किस एज में ये तमाम चीजें लगी, और उस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब खुद पीएम थे और वजीर आला थे, तो फिर यही देखना होगा जी कि क्या खाली एक शुगर मिल से इतना पैसा कमाया जा सकता है या कोई और भी सोर्सेस थी। तो कवानीन को आप देखेंगे तो उसमें है कि जो आपके बच्चे हैं वो भी इसमें आते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कानूनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। शरीफ खानदान की मुश्किलात की ही हम बात कर रहे हैं तो वो कम नहीं हो रही हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। नायब प्रोसिक्यूटर ने यह दलाइल दिए कि नाले की तामीर सरकारी खजाने से की गई। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि 10 सालों में अरबों रुपए बचाए, क्या मैं नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करता? ये सवाल उन्होंने किया तो अदालत का इस मौके पर कहना था जज साहब का कि आपको अपनी सफाई देने का ड्यूरिंग ट्रायल पूरा मौका मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत जज सैयद नजमुल हसन ने की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि रमजान शुगर मिल के नाले की तामीर इख्तियारात से तजावुज का केस है। केस में मिल के लिए सरकारी खजाने से नाला बनाया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताना चाहा लेकिन अदालत ने मना कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कानूनी और प्रोसीजरल चीजें हैं जो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने अदालत में मौकफ अपनाया कि मैंने 10 सालों में हुकूमत के कई 100 अरब रुपए बचाए, क्या मैंने नाले के लिए सरकारी खजाना इस्तेमाल करना था? अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करते हुए आइंदा समाअत पर गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद होने के मामले पर दोनों मुल्जिमों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। पब्लिक न्यूज रूम में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। पब्लिक न्यूज देखते रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने 19 में से मुतादिद निकात की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना इजलास में अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत भी की गई। वजीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया करप्शन के खिलाफ मुहिम पर कोई नरमी या समझौता नहीं होगा। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे टिका खानसानी से भी। फिलहाल आपको बताते जाएं कि आज वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास वजीर आज़म हाउस में हुआ और वफाकी काबीना ने 19 में से मुतादिद निकात की मंजूरी दे दी। टिका खानसानी साथ मौजूद हैं। टिका, आज एजेंडे पर क्या कुछ था और किन किन निकात की मंजूरी दी गई है? 19 नुकात थे, इसमें बेशतर नुकात जो उसकी मंजूरी दे दी गई है और खास तौर पे वजीर आजम इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की भी मंजूरी दी। पूरी काबीना ने उस पर इत्तफाक किया और साथ ही 1,35,000 पूरे पाकिस्तान में जो घरों का आगाज करना है 50 लाख घरों का, उसमें से 1,35,000 घरों का आगाज फौरी तौर पे किया जा रहा है। इस माह उसका संग बुनियाद रखा जा रहा है और वजीर आजम ने तमाम वज़रा को हिदायत किया है कि फोकस करें, घरों की तामीर पे पूरी तवज्जो दें और ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसके बाद वजीर आजम ने अपोजिशन के हवाले से भी और वज़रा से भी कहा कि करप्शन किसी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। 19 निकात थे आज एजेंडे पर, मुतादिद की मंजूरी दे दी गई। बहुत शुक्रिया टिका खानसानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर है, पीपल्स पार्टी के एमएनए और साबिक वजीर गैस चोरी में मुलव्विस हैं। गैस की चोरी रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि बिजली और गैस के हवाले से काबीना में बातचीत हुई और नैब की कार्रवाइयों का भी जायजा ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर लोग बड़ी करप्शन में मुलव्विस हैं। IMF के साथ मुआहिदा तकमील के मराहिल में है, यह भी बताया फवाद चौधरी ने। मिसाल के तौर के ऊपर एक PMLN के MNA है शेख रोहेल असगर, उनका गैस का बिल 12,000 रुपया महीना आ रहा था जो अब बढ़कर 1,10,00,000 रुपया हो गया। इसी तरह से पावर में भी बड़े बड़े लोग जो है वो मुलव्वस हैं। हमारी
फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर और पीपल्स पार्टी की MNA खर साहिबा जो हिना रबानी खर साहिबा जो हैं, उनका जो इस वक्त केस है वो 2 साल से वो स्टे के ऊपर बैठी हुई हैं बिजली चोरी में। और इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज हदायत की है उमर अयूब साहब को भी और गुलाम सरवर खान साहब को भी कि जो बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके ऊपर आप पहले हाथ डालें ताकि एक मिसाल बनाया जा सके। और माशाल्लाह कमी नहीं है, पिछली हुकूमत में इस तरह के लोग जो हैं वो भरे हुए थे और यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से ये जो सारे लोग हैं पिछली हुकूमतों में, मैं देख रहा हूँ ख्वाजा आसिफ हों, ऐसर इकबाल हों, ये तमाम लोग जो हैं बड़ी करप्शन में मुलव्वस हैं। कुछ और इश्यूज पर डिस्कशन होगी इस ब्रेक के बाद। पब्लिक न्यूज देखते रहिए। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। शार्क मछली के नाम से कौन वाकिफ नहीं? फिल्म्स में आपने देखा होगा कि शार्क मछली इंसानों को खा जाती है, लेकिन कराची में इंसान शार्क मछली को खा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कराची वालों की मरगूब ग़िज़ा तस्वुर की जाती है, वहीं बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाई भी जाती है। शहरियों में मकबूलियत इख्तियार करने वाली फिंगर फिश में कौन सी मछली का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा है, खुद शहरी भी लाइल्म है। शार्क मछली का गोश्त जहां फिंगर फिश के नाम पर शहरियों को खिलाया जा रहा है, वहीं खुले होटलों में भी फरोख्त किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। शार्क मछली के गोश्त में एक मायूब किस्म की बू पाई जाती है, जिसे होटलों में केमिकल ज़दा मसालों के जरिए खत्म करके खाने के काबिल बनाया जाता है। सुबह होते ही शार्क मछली की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है। फिशरमैन कॉरपोरेटिव के डायरेक्टर मोहम्मद यूसुफ ने इंकिशाफ किया है कि मछली के गोश्त की आड़ में शहरियों को शार्क मछली का गोश्त खिलाया जा रहा है। शार्क मछली का गोश्त खिलाने वाले होटल मालिकान को चाहिए कि गोश्त खिलाने से कबल शहरियों को गोश्त से मुतल्लिक आगाही फराहम कर दी जाए। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कराची में लोगों को फिंगर फिश के नाम पर शार्क मछली का गोश्त खिलाया जा रहा है। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उसामा अतीक हमारे साथ मौजूद होंगे। उसामा अतीक, ये बताइएगा कि लोगों को बताया नहीं जा रहा ये शार्क मछली, और इस पर फिर जो फिशरमैन एसोसिएशन है वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो मछली है शार्क मछली, ये कराची की मुख्तलिफ मार्केट में इसकी फ़रोख्त जारी है, जिसे लोग फिंगर फिश के नाम पर खा रहे हैं। चूँकि ये मछली इंतहाई सस्ते दामों में दस्तयाब है मार्केट में, इसलिए लोग जो हैं बिना पूछे और सोचे समझे ना सिर्फ फिंगर फिश बल्कि फ़िश कटाकट के नाम पर भी ये मछली खिलाई जा रही है मुख्तलिफ स्टॉल्स पे, दुकानों पर। और अलमिया तो ये है कि जो केटरिंग वाले हैं वो शादी ब्याह की तकरीबात पर भी इसी मछली का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिशरमैन कॉर्पोरेटिव के डायरेक्टर मोहम्मद यूसुफ का भी आपने भी जिक्र किया, उनका भी यही कहना है कि मछली के गोश्त के नाम पे शार्क मछली का गोश्त जो है वो बेचा जा रहा है, जिसको कराची के शहरी जो है वो इंतहाई ज़ौक़ शौक़ से खा रहे हैं बिना इसकी तहकीक किए कि या किस चीज़ का गोश्त खिलाया जा रहा है, जिसके लिए उनका यह भी कहना है कि इसकी रोकथाम के लिए और बताने के लिए कि आगाही फराम करेंगे। अब से जो मुख्तलिफ होटल मालिकान हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट हैं या जो स्टॉल्स हैं, शार्क मछली के गोश्त को बेचने से पहले लोगों को इसकी आगम करें, क्योंकि शरीयतन ये मछली मकरूह तो नहीं, लेकिन इसके इंतहाई बुरे असरात सेहत पर मुरतब हो रहे हैं। बुरे असरात भी मुरतब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा अतीक, आप हमें सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। पब्लिक न्यूज़ रूम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ। नाजरीन, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।